हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंजू श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। इस समय जबकि 1 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, आप अपने अपने घरों में कैद होंगे, क्योंकि बच्चों का बहुत अधिक दिनों तक घर में रहना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और आप इस मुश्किल वक्त में अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने माता पिता का भी सहयोग कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई का समय आपने निश्चित कर रखा होगा और मनोरंजन के साथ साथ आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे, कुछ नया किचन में बना रहे होंगे, कुछ नया क्राफ्ट बनाना सीख रहे होंगे, कोई नया हुनर सीख रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना ये कीमती समय जो अभी आपको मिला है कहीं पर भी बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, ना ही आवश्यकता से अधिक मोबाइल चलाकर, ना ही आवश्यकता से अधिक टीवी देखकर, क्योंकि इस तरीके का समय अब हमारे जीवन में नहीं आएगा और ईश्वर ना करे आए। किंतु ये जो खाली समय हमें मिला है, इसका अगर हमने इस समय उपयोग अपने जीवन को सुंदर बनाने में नहीं किया तो हम ये मान के चलते हैं कि फिर भविष्य में कितना भी समय हमें मिले हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो समय अगर चला जाएगा तो ये लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इस समय का उपयोग स्वयं को निखारने में, स्वयं को संवारने में कीजिए। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पहले के वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ा था, जिसका नाम था भाषा। भाषा के बारे में हम अब समझ चुके हैं कि भाषा क्या होती है। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। वो 2 तरह की होती है, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा, और एक भाषा होती है सांकेतिक भाषा, जिसका प्रयोग हम इशारों के माध्यम से करते हैं। आज उसी दिशा में हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था। सामान्य शब्दों में आप इसे कह सकते हैं वर्णमाला और वर्णमाला के भेद। इस पाठ का नाम है वर्ण व्यवस्था। ये वीडियो क्लास 6 और 7 दोनों के लिए है। आप अपनी पिछली क्लासेस में पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। लेकिन फिर भी हम एक पुनरावृत्ति करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था पाठ का नाम है तो हम ये समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पर 3-4 शब्द लिखे हुए हैं। वाह कितनी सुंदर तितली है। अब ये तो पूरा एक वाक्य हुआ। इसे अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या कहेंगे इसको? वाह क्या है? एक शब्द है। कितनी एक शब्द है। सुंदर भी एक शब्द है। तितली है, ये भी एक शब्द है। और जब हम इन सभी शब्दों को एक साथ मिला देते हैं तो ये वाक्य बन जाता है। लेकिन जब हम वाक्यों को तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अलग अलग अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं अलग अलग किए जा रहे अक्षरों को हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं। देखिए, वाह एक शब्द है और जब हम इसे अलग अलग तोड़ रहे हैं तो वह अलग कर रहे हैं। वाह के अंदर आने वाली आ की मात्रा या वह के साथ लगने वाले आ की मात्रा को अलग कर रहे हैं। ह अलग लिख रहे हैं और हा में लगने वाली अ की मात्रा अलग लिख रहे हैं। यानी जब वाह नामक इस शब्द को हम अलग अलग करते हैं तो हमें कितने वर्ण मिल रहे हैं? 4, जिनमें से 2 स्वर हैं और 2 व्यंजन। हम जानते हैं कि स्वर को लिखने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के नहीं लिखा जा सकता, और यदि वो बिना स्वर की सहायता के लिखा जाता है तो उसे आधा माना जाता है। और जब हम किसी व्यंजन को आधे में लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत की मात्रा लगाते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे अब हम? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से शब्द
शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं, मैं जो भी बोलकर आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप इसे लिखेंगे तो जिन अक्षरों की सहायता से आप लिखेंगे उन अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। अक्षर, अगर हम इसे थोड़ा सा व्यापक रूप में बड़े तरीके से समझें तो अक्षर यानी जिसे नष्ट नहीं, अक्षर यानी जिसे मिटाया नहीं जा सकता या जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई का अर्थ क्या होता है? यानी कि जिसका प्रयोग सबसे पहले होता है। बिना वर्णों के न शब्द बन सकते हैं और बिना शब्दों के वाक्य नहीं बन सकते, और अगर वाक्य नहीं बनेगा तो भाषा कभी भी समझ में नहीं आएगी। अगर मैं केवल कहूँ तो क्या आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या कहना चाहा? नहीं, उसके लिए मुझे एक पूरा वाक्य बोलना होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन उस पूरे वाक्य को बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो छोटे छोटे अक्षर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि शब्द के टुकड़े किए जा सकते हैं, वाक्य के टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अक्षरों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर व्यंजन है तो उसमें स्वर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर स्वर है तो उसको और नहीं तोड़ा जा सकता। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह अर्थात जहाँ पर अनेक प्रकार के वर्ण हैं। हम जानते हैं कि अ से लेकर ज्ञ तक हम जो पढ़ते हैं उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे अल्फ़ाबेट कहते होंगे, फोनोलॉजी कहते हैं, और जिसमें हम ए से जेड तक पढ़ते हैं। वर्णमाला दो प्रकार की होती है, उसमें दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। ये तो किताब में लिखी हुई परिभाषा हो गई। इसे आसान लफ्ज़ों में समझेंगे, जब हम किसी अक्षर को बोलते हैं और उसे बोलते वक्त हमारे जुबान को या हमें किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव ना हो, उसे हम स्वर कहते हैं। आप बोल कर देखिए, अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। आपने देखा कि आपने ये सारे स्वर हलक की मात्रा से या गले की सहायता से बोले होंगे। ना उसमें आपको जीभ चलानी होगी, ना होंठ हिले होंगे, ना दांतों की मदद लेनी पड़ी होगी। आपने सारे अक्षर बिना किसी बाधा के सिर्फ गले या कंठ की सहायता से बोले होंगे। आप एक बार फिर से घर पर बोल कर देखिएगा, और इसको बोलकर ही समझा जा सकता है, इसलिए एक बार प्रयास कीजिएगा। अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। कहीं भी आपके होंठ मिले नहीं होंगे, कहीं पर भी आपकी जीभ मुड़ी नहीं होगी। आपको इन्हें बोलने में सबसे अधिक आसानी महसूस हुई होगी। इसमें आप दो और वर्ण देख रहे होंगे, अंग और आहा। अंग और आहा को हम स्वर में नहीं गिनते। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्वर कितने होते हैं। स्वर कुल मिलाकर 11 होते हैं, अ से लेकर औ तक। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, ये आपके स्वर हैं और इनकी संख्या 11 है। किसी भी सूरत में कभी भी इन्हें 13 मत कहिएगा। कई जगह पर लोग अंग और आहा को भी स्वर में गिन लेते हैं, लेकिन वो स्वर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर वही हैं जिनका उनके मूल रूप में भाषा में प्रयोग किया जा सके। आप अ का प्रयोग कर सकते हैं लिखते वक्त, आ बड़ा आ का कर सकते हैं, ई का कर सकते हैं, ऊ का कर सकते हैं, लेकिन अंग और आहा को आप कहीं भी मुक्त रूप से नहीं लिखते हैं। हमेशा उनमें लगने वाली बिंदी का ही प्रयोग करते हैं। देखिए,
अ को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहा जाता है और इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। यानी जो स्वर के साथ होकर भी उसके गुणों का पालन नहीं करते, उन्हें स्वरों के साथ ना रख के अलग लिखा जाता। ये होते तो स्वर हैं, लेकिन ये स्वर के गुणों का पालन नहीं करते हैं। क्यों? अंग और आहा, इसे बोलते वक्त हमारी जीभ थोड़ी सी ऊपर जाती है और हम इसे निर्बाध रूप से नहीं बोल सकते हैं। और इनका प्रयोग भी हर कहीं भी लिखते वक्त मुक्त रूप से नहीं करते। जैसे आप अंक लिखेंगे तो आप जो अंक लिख रहे हैं उसमें जो छोटा आ है वो अंग नहीं होता, वो अ होता है और उसके ऊपर जो बिंदी लगती है वो अंग की बिंदी होती है। ठीक। स्वर से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप उसे लिख के रखिएगा और वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है, आप वहाँ पर अपना प्रश्न लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में या अगली वर्कशीट में आपको उसे सॉर्ट आउट करके दे सकूँ। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अंग्रेजी के बहुत से शब्द आ गए, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज। इनके शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए अंग्रेजी को आध्वनिक की हिंदी वर्णमाला में ले लिया गया है। इसे हम बाद में समझेंगे। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों के मुख्य दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। यानी कि समय का अर्थ होता है कि हम किसी अक्षर को या किसी वर्ण को कितनी जल्दी या कितनी कम समय में बोल रहे हैं, उस समय के अनुसार हम उस स्वर के भेद को निर्धारित करते हैं। ह्रस्व स्वर यानी कि इसे बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी इसे बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय होता है। अब आप इन समयों को मानक अगर आप सोचेंगे कि इसे घड़ी देखकर परखा जा सके तो यह असंभव है, लेकिन इसे बोलकर समझा जा सकता है। आप बोलिए आ। देखिए, अ को बोलने में थोड़ा कम समय लगता है और आ को बोलने में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ई आप बोलकर देखिए कि छोटे ई को बोलने में कम समय और बड़ी ई को बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत, थोड़ी सी ज़्यादा समय लगती है। ह्रस्व स्वर 4 हैं। अ, ई, उ, री, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 एक साथ 7। बड़ा, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और इतने आपके दीर्घ स्वर हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम स्वर की मात्राएं, व्यंजन, र और री का अंतर, रा को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अंत में आज आपके माता पिता के से भी मुझे 2 बातें कहनी हैं, क्योंकि यदि वो ना हो तो हमारे लिए ये कार्य बहुत अधिक असंभव हो जाता है। प्रिय अभिभावक, हम जानते हैं कि इस समय अगर आपका सहयोग हमारे लिए ना होता, हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियो, हमारे द्वारा दी जा रही वर्कशीट, कार्य अभ्यास को कराने में आप बच्चों की मदद नहीं करते, तो हमारे सारे कार्य निष्फल हो जाते, उनका कोई मतलब नहीं होता। इस मुश्किल वक्त में जब आपके पास अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, अतिरिक्त काम है, जब आपके पास अपने भी दफ्तर ऑफिस के काम होंगे, घर के अतिरिक्त काम होंगे, घर पर बच्चे हैं और बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे समय में आप विद्यालय का इतना अधिक सहयोग कर रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, बच्चों को वर्कशीट देते हैं, आपका मोबाइल भी उसमें बिज़ी होता है, आपका भी बहुत सारा काम इस वजह से रुकता होगा। लेकिन इन सब चुनौतियों के बाद भी, इन सब मुश्किलों के बाद भी आप हमारे काम को आसान कर रहे हैं, हमारे लिए इतना अधिक एफ़र्ट लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए हम और हमारा स्कूल आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम जानते हैं कि अगर आपका सहयोग हमें ना मिले तो हमारे लिए ये काम कर पाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा। विशेष तौर से जो माएँ हैं,
घर की हाउसवाइफ्स हैं, मदर्स हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि घर में सबको प्रसन्न रखना, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखना अतिरिक्त काम है। सब्जियों को धुलना, सब बाहर से आए हुए सामानों को धुलना, बच्चों का भी ख्याल रखना, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। उनको एक स्पेशल थैंक्स है मेरी तरफ से। तो थैंक यू सो मच। और बहुत जल्द ये मुश्किल समय ख़त्म होगा। हम सब आशा करते हैं कि हम सब पहले की तरह अपना जीवन आसानी से जी सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।